हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी जो आपका 11 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था, ठीक है, 11 जनवरी 2023 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका सीडीपी का पोर्शन आज हम लोग करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। आप सभी को पता है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर आपको बेनिफिट किसी चीज़ से मिलता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में आपको उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है। देखिए, पढ़ने से इंसान महान नहीं बन सकता है, महान बनता है प्रैक्टिस से। और जितनी ही बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही बेहतर तरीके से आप निखरते जाएंगे। जितनी ही बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप में निखार आएगा। अर्थात आप चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को पकड़ना सीख जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। प्यारे साथियों, चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम ज़रूर लेकर के बैठिएगा। जो चीज़ें नई रहेंगी, जो चीज़ें एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा उनको नोट करते चलिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे ब्लैंक स्पेस पहले हासिल करते हैं फिर ब्लैंक स्पेस के कौशल सीखते हैं। इसमें आपका राइट जवाब होगा, पहला होगा स्थूल गतिक कौशल और दूसरा होगा सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल से। देखिए, जो आपका स्थूल गतिक कौशल है यह है क्या, इसको समझिए। स्थूल गतिक कौशल आमतौर पर जो बच्चे हैं ना उनका जो गत्यात्मक विकास होता है उसके एक हिस्से के रूप में शैशवा अवस्था से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान होता है। जैसे खड़े होकर के चलना, खड़े होना, दौड़ना, कूदना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, कुर्सी पर चढ़ना उतरना, ये सभी चीज़ें आपकी स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आती हैं। जबकि जो आपका, बात को समझिएगा, जो सूक्ष्म गतिक कौशल है वो छोटे मांसपेशी गतियों के समन्वय को संदर्भित करता है जो शरीर के विभिन्न अंगों में होता है। जैसे उंगलियों या अंगूठे का प्रयोग करना, रेत में पैर की उंगलियों को हिलाना, अपने हाथ से कलम को पकड़ना, ये सभी के सभी सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के वर्क हैं, ठीक है। चलिए, जैसे पैसे का गिनना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, आइए देखते हैं, समझते हैं और इसका भी जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं, आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। तो बताइएगा क्या समझ रखते हैं। देखिए, जो आपका इसका राइट जवाब होगा वो होगा बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण जो है कह सकते हैं प्राणी हैं। क्या है? प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात को समझिएगा, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। इसमें आपका राइट जवाब दूसरा हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, बात को समझिए।
और जवाब दीजिए तीसरे क्वेश्चन का। अब बताइए कौन सा सही है। कह रहा है विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। देखिए जहाँ केवल आएगा वो ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ भी केवल है, ये भी गलत। अगला, विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। कैसे आप कह सकते हैं कम समय के लिए है? विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। बात को समझिएगा। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, समझिए। देखिए विकास जो है शारीरिक वृद्धि के अवरुद्ध हो जाने के बाद भी वो चलता रहता है। बल्कि हम इसको सिंपली वे में अगर समझना चाहें बहुत ही आसान तरीके से, तो विकास बच्चे के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह क्रमबद्ध रूप से होने वाला सुसंगत परिवर्तनों की एक क्रमिक श्रृंखला है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है। चौथे का राइट जवाब आपको देना है। क्या है? कि आपकी एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बात समझिएगा, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है उसी के अंतर्गत ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है। इसका फेज क्या है? 2 से लेकर के 7 साल, 2 से संवेदी पेशी की 0 से 2 साल तक हुए। ठीक है, तो इसकी कुछ अन्य और विकास संबंधी जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे बच्चों में स्मृति, उनमें जो जिज्ञासा है, जो कल्पना करने की क्षमता है, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से विकास होता है। जो प्रतीकात्मक रूप से चीज़ें हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इनका जो सोच होती है, इनकी सोच बहुत उदासीन होती है और ये किसी दूसरों के प्रति अपना दृष्टिकोण नहीं रख पाते हैं। अब 7 साल के बच्चे से कहिए कि वो किसी दूसरे के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है बताए, तो असंभव है, ऐसा वो नहीं कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 क्या कह रहा है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा भैया समायोजन। देखिए समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो एक शिशु होता है वो जो क्रिया करता है उसका वर्णन करने का प्रयास करती है। जैसे कि वह गोलाकार वस्तु की जगह अगर समकोण वस्तु तक पहुंचने के लिए अपना हाथ पकड़ने के तरीके को बदल रही है, तो समायोजन में नई जानकारी को समझने के लिए जो आपका मौजूदा स्कीमा का संशोधन शामिल है, इसमें पूरी तरह से एक नया स्कीमा बनाना शामिल हो सकता है या हो जाता है, यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? बताइए, 6 का राइट जवाब आपको देना है। देखिए इसका राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब बात को समझिए। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? एक शब्द आया है यहाँ नैतिक चयन, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? विनियम उद्देश्य अभिविन्यास पहला हो जाएगा। ठीक है,
समझिएगा कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, किसी भी व्यक्ति की सही और गलत, विवेक, नैतिक और धार्मिक मूल्य और सामाजिक दृष्टिकोण और जो व्यवहार की अवधारणाओं के क्रमिक गठन को ही नैतिक विकास कहा जाता है। जो नैतिक व्यवहार है वो किसी में जन्मजात नहीं हो सकता है। नैतिक व्यवहार को आप समाज से सीख सकते हैं, समाज से अर्जित कर सकते हैं। कोहलवर्ग महोदय के अनुसार जो विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास स्तर पर जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि है उसका निर्धारण नैतिक चयन के आधार पर होता है। कोहलवर्ग द्वारा 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था और इसमें 3 स्तर तथा 6 चरण में वर्गीकृत किया गया है। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलवर्ग ने दिया है, नोट कर लीजिएगा। इसमें स्तर कितने हैं? इसमें 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं। अब ये 6 चरण कौन से हैं मैं बोलता हूँ, सुन लीजिएगा। पहला चरण है सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास, दूसरा है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, तीसरा है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, चौथा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, पांचवा है सामाजिक अनुबंधन कानूनी अभिविन्यास, छठवां है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें स्कैफोल्डिंग, पाढ़, मचान, इस व्यवस्था के द्वारा उन्हें क्या करना चाहिए? सहायता करना चाहिए। तो पाढ़ प्रदान करना चाहिए। ठीक है, इसी का नाम है मचान, इसे ही कहते हैं स्कैफोल्डिंग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं और 8 का राइट जवाब देखते हैं। चलिए, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच, जो सोच है वो क्या है? बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित हो जाती है। बिल्कुल पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लेव वाइगोत्स्की महोदय ये रूस के एक वैज्ञानिक हैं, रूसी वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और उसकी संस्कृति की भूमिका जो है उस पर विशेष बल देती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कक्षा में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा प्रगतिशील। देखिए, जो प्रगतिशील कक्ष है उसमें जो बच्चा है वो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होकर के सीखता है, अपनी गति, अपनी ज़रूरत और अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है। देखिए, प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का एक भाग है जो हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। और जो प्रगतिशील शिक्षा है इसके जनक जॉन डीवी हैं, याद रखिएगा। इसके जनक कौन हैं? जॉन डीवी महोदय इसके जनक हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और 10 का राइट जवाब आप सभी को देना है। चलिए, कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या होती है आपको बताना है। सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, गलत है। एक निश्चित आईक्यू होती है
जो जन्म के समय तय हो जाती है गलत है। अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, बिल्कुल तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। देखिए जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि के बारे में हमें पढ़ना है। ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसको दिया है हार्वर्ड गॉर्डनर महोदय ने, ठीक है। और ये जो गॉर्डनर महोदय हैं ये अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। अब ये 8 बुद्धि की प्रकार कौन सी हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले आती है भाषाई बुद्धि, फिर आती है तार्किक गणितीय बुद्धि जिसमें आपके मैथमेटिशियन साइंटिस्ट आते हैं, फिर आते हैं स्थानिक बुद्धि जिसमें आपके कौन आते हैं, आपके जैसे बेड बनाने वाले हो गए, पेंटर हो गए, चित्रकार हो गए। फिर आती है संगीतमय बुद्धि जैसे आपके गायक हो गए। फिर आती है शारीरिक और गतिक बुद्धि जैसे खेलने वाले हो गए, खिलाड़ी हो गए, दौड़ने वाले हो गए। फिर आती है अंतरावैयक्तिक बुद्धि जैसे नेता हो गए। फिर आती अंतःवैयक्तिक बुद्धि जैसे आपके साधु संत हो गए बड़े बड़े। और फिर आता है प्राकृतिक बुद्धि, इसमें भी आपके साधु संत से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। कह रहा है बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक कौन है? तो ये तो सभी को पता होगा भैया, इसके समर्थक कौन है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। देखिए इसके समर्थक आपके लेव वाइगोत्स्की महोदय हैं। बात को समझिए, ठीक है। कौन है? लेव वाइगोत्स्की महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं और 12 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 का राइट जवाब दीजिएगा। कह रहा है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी प्रभावी युक्ति होगी? आपको इसका राइट जवाब देना है। तो क्या होगा? जो आपका जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, तो इससे कहाँ हो पाएगा? जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, ये भी गलत है। जेंडर पृथक खेल समूह करना, ये भी गलत है। जेंडर संबंधित जो पूर्वाग्रह हैं उन पर चर्चा करना, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं और 13 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त या प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए। बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए, गलत है। मूल्यांकन के तरीकों में बेहद अनम्य होना चाहिए, ये भी गलत है। एक समान व मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, भी गलत है। तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं और 14 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, बात को समझिएगा, कह रहा है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए। तो ये तो निगेटिव कथन है। बच्चे रटकर स्मरण करने के द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते, दोनों आंसर गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं और 15 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 15 क्या कह रहा है समझिएगा, ठीक है। कह रहा समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए
सभी बच्चों का समायोजन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित ना हो। बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन सही हैं और आर जो है वो एक की व्याख्या भी करता है, इसलिए आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए, इसका राइट जवाब देना है। तो देखिए, किस रूप में देखना चाहिए? सीखने में अवरोधक के रूप में, गलत है। जो विविधता है उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, गलत है। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत है। एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले, चौथा आपका राइट जवाब होगा। बात को समझिए, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षक या शिक्षिकाओं को विविधता को एक गुण के रूप में देखना चाहिए। क्यों? देखिए, इससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनमें विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि का ज्ञान होगा और ठीक है, विभिन्न शिक्षण शैलियों को वो सीखेंगे, आपस में मिलजुल कर उस पर परिचर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है, या किसके लक्षण हो सकते हैं, आपको बताना है। तो ये किसके लक्षण हैं? ये भैया स्वालीनता के लक्षण हैं। ठीक है, स्वालीनता क्या है? जिसमें बच्चे को बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज के साथ मेल जोल बढ़ाने में समस्या आती है, जिसे ऑटिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 18 क्या कह रहा है देखते हैं और 18 का राइट जवाब दीजिएगा। कह रहा है, निम्न में से कौन से शिक्षण शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा? कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, ठीक है। विभिन्न प्रकार का दृश्यिक प्रस्तुतिकरण, भैया जब वो देखता ही नहीं तो इससे क्या मतलब है। बहुत से विज्ञप्ति पत्र देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो, ये भी गलत है। कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना, चौथा आपका सही है। तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए, इसका राइट जवाब आपका सी वाला हो जाएगा, पहला और चौथा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है? रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता क्या है? आपको इसका राइट जवाब देना है। देखिए, इसका मतलब है कि अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता है। पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात को समझिए, रचनात्मकता की एक पहचान विशेष अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता है। रचनात्मकता की विशेषता में मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन और गहन जिज्ञासा की भावना भी शामिल होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है, उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? बताइए, जो नहीं करना है। परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना, बिल्कुल यही नहीं करना है। उसे आपस में बच्चों का कंपैरिजन करना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। सीखना क्या है? एक निष्क्रिय प्रक्रिया है? नहीं। तो
सीखना व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं आगे। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, गलत। केवल जानकारी के प्रत्याहार, केवल शब्द गलत है, तो राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। देखिए, सीखना व्यक्तिगत कारकों से ही प्रभावित होता है। व्यक्तिगत कारक होते क्या है ये समझिएगा। व्यक्तिगत कारक आपके जैसे प्रेरणा है, क्षमता है, अभिवृत्ति है, अभिरुचि है, रुचि है, ध्यान है, उम्र है। व्यक्तिगत कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व के तत्व हैं जो सीखने और सोचने के तरीकों को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। 22 का राइट जवाब क्या होगा? निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे? इसका राइट जवाब आपको देना है। तो बताइए कौन होगा? अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, गलत है भैया, बदला जा सकता है। मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। बस राइट जवाब आपका यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? और 23 का राइट जवाब दे दीजिए। उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर दें, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना, बिल्कुल तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं और 24 का राइट जवाब देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करती है? अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करती है। ज्ञान को विद्यार्थी के निजी जीवन से जोड़ देना ही, केवल शब्द आया है तो ये वैसे गलत है। बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद कराना गलत है। बारंबार वेधन व अभ्यास पर बल भी गलत है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। एक सामाजिक संरचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है? बताइए, इसका राइट जवाब आपको देना है। तो क्या होगा भैया? तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमता, विवेचनात्मक सोच, समस्या समाधान। अर्थहीन या दोहराव गलत है, तो चारों आपके सही है, तो तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। विद्यार्थियों में संप्रत्ययों के वैकल्पिक संरचना, बताइए भैया 26 का राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। यह संरचना अधिगम प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। इसके द्वारा शिक्षक यह पहचानता है कि बच्चा सोचने में सक्षम है कि नहीं और उनकी सोच जो वयस्क की सोच है उससे किस प्रकार भिन्न है, ये भी जानने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। कह रहा है बच्चे कैसे सीखते हैं? तो सबसे पहला भैया प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, सुनकर, बोलकर, चर्चा व मनन करके, चीज़ें बना करके, सभी की सभी आपके ऑप्शन सही हैं, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 28 एक माध्यमिक कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो, आपको राइट जवाब देना है। कौन होता है? जो, क्या होगा आगे? जो आपका माध्यम चुनौती प्रस्तुत करते हैं वही होगा। बिल्कुल चुनौती गलत, बेहद चुनौती गलत, पुनर्वर्ती या उबाऊ गलत हो जाएगा, दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे से जोड़ा जाना चाहिए। उसे आनंद व संतुष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, देखिए समझिए,
अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे आनंद व संतुष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम तभी संभव है जब अधिगमकर्ता नवीन ज्ञान को उस प्रासंगिक अवधारणा से जोड़ने का प्रयास करे जिसे वो पहले से ही जानता है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रदर्शन के लक्ष्य के बजाय अधिगम के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना है कि आपको प्रदर्शन नहीं करना है, आप अधिगम के द्वारा उन चीज़ों को करके दिखाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, और 30 का राइट जवाब आप लोग दीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं, सही है। और ये R1 की व्याख्या करता है, तो पहला आपका राइट जवाब होगा। प्यारे मित्रों, हम लोगों ने इस CDP के 30 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके 11/1/2023 के पेपर में आए थे उनको हमने हल किया। जिस क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी वो एक्सप्लेनेशन हमने करने का प्रयास किया। प्यारे मित्रों, आप लोग इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करें जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रैक्टिस ही आपको महान बनाती है। आप चाहे जितनी तैयारी कर लीजिए, आपका लेवल तभी अच्छा हो सकता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया साधन अगर कोई चीज़ है तो प्यारे साथियों वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कि पिछले साल का ट्रेंड क्या है उसको पकड़िए, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पकड़िए, क्वेश्चन हल कैसे करना है इसको पकड़िए। तब जा कर के आपको अंदर से एक नई मोटिवेशन मिलेगी और एग्जाम में आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। प्यारे साथियों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।